हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की वीडियो में हम अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो करने जा रहे हैं, जो कि आपकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या है आपकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर सूझबूझ का सिद्धांत, ऑल्सो नोन एज ए गेस्टल थ्योरी। इसको गेस्टल थ्योरीज भी बोला जाता है। सो ये कहाँ के साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था? तो वो थे जर्मनी के। मैक्स वर्डमियर वॉज द फाउंडर ऑफ ए गेस्टल साइकोलॉजी। तो कहाँ के थे ये? जर्मनी के। गैस्ट्रोल मीनिंग होल्स, मतलब जो वर्ड गैस्ट्रोल है उसका मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण, पूर्ण। ठीक है। कोफ्ता एंड कोहलर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थ्योरी, कि जो कोफ्ता और कोहलर है उन्होंने भी इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट करा था। इससे पहले हम जो भी देखते आ रहे थे, जो भी हमने करी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग करी, क्लासिकल कंडीशनिंग करी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर करी, उसमें देखा था हमने ये तीनों थ्योरीज इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी थी। पर जो ये थ्योरीज है यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में काम हो रहा है। कौन कौन? कोफ्ता, कोहलर और वर्दमियर ने काम करा था। तो हमारे पास जो गैस्ट्रोल साइकोलॉजी है प्राइमरीली कंसर्न विद द नेचर ऑफ परसेप्शन, कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब कि पूर्व अनुमानित ज्ञान जो हमारे पास है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, परसेप्शन। उसके बाद अगर हम देखें इनसाइट लर्निंग, तो इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर। कि इनसाइट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन का एकदम आपके सामने आना, क्या हुआ आपका? इनसाइट लर्निंग। सडन सॉल्यूशन इज द रूल, कि एकदम से सॉल्यूशन का आना इसका क्या है? रूल। गैस्ट्रोल साइकोलॉजी मनुष्य की मानसिक क्षमताओं को ज़्यादा महत्व देती है। तो इसका मतलब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करती है, संज्ञानात्मक ज्ञान के ऊपर काम करती है। इनका मानना था किसी भी समस्या के समाधान के लिए सूझबूझ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। वो तो है ही ऑब्वियस, आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपकी सूझबूझ का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने क्या कंसिडर करी थी कि अगर ह्यूमन बीइंग्स है और नेचर है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स है और नेचर है, तो जो बाकी के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो नेचर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, पर इन्होंने क्या दी है? ह्यूमन बीइंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। ये बोलते हैं कि जो वो काम करता है वही सही है। ठीक है, नेचर से इन्होंने कुछ रिलेट करके नहीं बताया है, तो ह्यूमन बीइंग्स को इन्होंने प्रेफर रखा हुआ है। ठीक है, गैस्ट्रल जो हमारे हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद थ्योरीज देखते हैं। डेफिनेशन प्रोफेसर कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि, पूर्व दृष्टि किसको बोलते हैं? परसेप्शन को निहित होती है। व्यक्ति पहले स्थिति को समझता है और फिर अपनी सूझबूझ के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसे ही है ना कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम हो तो आप पहले प्रॉब्लम्स को देखोगे। लाइक आपके पास दो पर्सन है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, तो दोनों के पास सेम प्रॉब्लम है, दोनों ने सेम प्रॉब्लम देखी, तो जिसकी जैसी सूझबूझ होगी उसके अनुसार वो आंसर लेके आएगा। अगर आपने प्रॉपरली समझा है प्रॉब्लम को तो आपका आंसर अप्रोप्रिएट होगा, अगर नहीं समझा है तो आपको दोबारा से प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एंडरसन, इनसाइट मीन्स सडनली गेटिंग द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि एकदम से हमारे पास किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन का आना। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट। तो कोहलर एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ चिंपैंजी नेम्ड सुल्तान। तो चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने क्या करा था? एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। इसके पहले जो भी हमने पढ़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग, उस पे उन्होंने किसके ऊपर करा था? रैट के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग करी डॉग के ऊपर। ट्रायल एंड एरर करी कैट के ऊपर। तो अब जो हम करने जा रहे हैं इनसाइड लर्निंग, उसमें किसके ऊपर करा उन्होंने एक्सपेरिमेंट? चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, तो जो कोहलर थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, किन्होंने करा था ये एक्सपेरिमेंट? कोहलर ने। वर्दमियर एंड द कोफ्ता ऑल्सो स्पॉटेड कोहलर, कि इन दोनों ने भी इनको सपोर्ट करा था। तो कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया जिसका नाम सुल्तान था। इनके प्रयोग में वर्दमियर और कोफ्ता ने इनका सहयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। तो क्या हुआ? हर एक जो अब तक हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि हर एक जो भी एनिमल है उसको क्या भूखा रखा जाता है। तो चिंपैंजी भी क्या था? उसको क्या रखा जाता था? मतलब भूखा रखा गया था और एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्या करा गया था? ये ऐसे एक पिंजरे के अंदर ऐसे चिंपैंजी को क्या करा गया था? बंद करा गया था पिंजरे के अंदर। और ऐसे ऐसे यहाँ एक सीलिंग के साथ क्या करा हुआ है कि जो बनानाज है,
ठीक है। सीलिंग के साथ जो बनानास हैं, केले हैं, उसको बांध दिया गया था। तो जो ये चिंपैंजी है ये क्या करता है, क्योंकि उसको भूख लगी है, बनाना दिख रहे, तो वो क्या ट्राई करेगा, उसको बार बार लेने की ट्राई करेगा। ठीक है, चिंपैंजी क्या करता है कि उनको बार बार लेने की ट्राई करता है, बट वो उसके पास नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो उन केलों के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वो क्या करता है, वो आराम से वहाँ बैठ जाता है पिंजरे के अंदर। तो वो काफ़ी अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता, मतलब वो सोचता रहता है कि कैसे उन केलों तक वो पहुंच सके। तो उसको क्या दिखता है कि 2 बॉक्स दिखते हैं, ये पड़े हुए हैं 2 बॉक्स दिखते हैं पिंजरे के अंदर। तो वो सोचता है कि क्या इन बॉक्स की हेल्प से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मतलब उसने क्या करा कि कामली वो बैठा, काफ़ी देर सोचा प्रॉब्लम के बारे में अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग। फिर उसने क्या सोचा, इन बॉक्स को यूज़ करके देखता हूँ। तो उसने क्या करा, पहले उसने एक बॉक्स लिया। ठीक है, एक बॉक्स लिया तो वो ट्राई करके देखता है, वो नहीं पहुँचता है। उसके बाद फिर उसने क्या करा कि 2 बॉक्सेस को इकट्ठे रखा। क्या करा, पहले उसने एक बॉक्स को रखा, फिर 2 बॉक्सेस को इकट्ठे रखा। फिर क्या करा, फिर उसने देखा तो वो जो केले थे वो उसको मिल जाते हैं। तो क्या हुआ इसमें, वही है ना कि आपके पास प्रॉब्लम थी, अगर आप कामली सोचते हो, प्रॉब्लम को सोचते हो, बार बार वो सोच रहा था, एकदम से उसके सामने क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया कि अगर मैं इन बॉक्सेस को इकट्ठा रखता हूँ तो मैं केलों तक पहुँच जाऊँगा। वही है ना, एकदम से सोल्यूशन आया, सडन सोल्यूशन है। तो जैसे उसने उसको ट्राई करा तो उसके पास वो केले आ गए। ठीक है, तो यही सारा कुछ इस थ्योरी में बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। ठीक है, सो कॉलर ने, उसने सोचा अगर मैं दोनों बॉक्सों को साथ में रखूं तो उसको केले मिल जाएंगे। तो उसने यही पूर्व अनुमानित ज्ञान का प्रयोग करना और उसको केले मिल गए। पूर्व अनुमानित मतलब जो उसने परसेप्शन बनाई थी उसको यूज़ करके उसको केले मिल गए। ये सब क्रियाएं कोहलर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सूझबूझ के द्वारा किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। समस्या को पूर्ण रूप से समझना चाहिए, ना कि टुकड़ों में। वही है कि पूरा समझना चाहिए, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में, होल में। तब जाके इसको क्या बोला गया है, गेस्टोल्ड। ठीक है, होल में गेस्टोल्ड। उसके बाद आता है अंतर्दृष्टि के भाग, कि हमारे पास जो इनसाइट है उसके हमारे पास भाग आते हैं। पहला है पश्च दृष्टि, जब किसी समस्या के घटित होने के बाद सोचा जाए। अब जब आपके पास समस्या हो ही गई है, उसके बाद अगर आप सोचोगे तो उसका क्या ही फायदा होगा। ठीक है, लाइक आपके पास एग्जाम था, आपको चाहिए थे उसमें 90 मार्क्स और आपके कितने आ गया, लाइक 80 आ गया। तो आप सोचोगे यार अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता, ये वाला टॉपिक कर लेता, ये इंपॉर्टेंट था। तो अब तो वो चीज़ हो चुकी है, तो उसके बारे में सोच के क्या ही करना। इंग्लिश में बोलेंगे उसको हिंड साइट। आगे है अग्रदृष्टि। अग्रदृष्टि का मतलब समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सोचना। मतलब अभी आपके पास प्रॉब्लम आ चुकी है बट वो घटित नहीं हुई है, मतलब वो हैपन नहीं हुई है, उसके पहले आप सोच सकते हो कि कैसे उसको ओवरकम किया। मेक सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम बिफोर इट हैपन, फोर स्टाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब अभी जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हुई नहीं है, उससे पहले सोचना। तो ये जो पार्ट है, ये इसका पार्ट क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संप्रत्यय। हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट थ्योरी। सबसे पहले आता है लक्ष्य। तो गोल तो इम्पॉर्टेंट ही है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए वो जो प्रॉब्लम है वही आपका एक तरह से क्या है कि उसके आंसर तक पहुंचना, वो जो आंसर तक पहुंचना है वो आपका गोल है। तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मनुष्य अपना क्या बनाता है, लक्ष्य। टू स्टार्ट एनी वर्क दे मेड गोल फर्स्ट, गोल ये हो गया। उसके बाद बहु अनुक्रियाएं या प्रयास, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। जैसे वो चिंपैंजी था तो वो भी पहले तो ट्राई करता ही है कि उछल कूद करता है, इधर उधर जाता है, जंप करता है कि वो वहां तक पहुंच जाए, पर नहीं पहुंचता है। मल्टीपल रिस्पॉन्स की डिफरेंट टाइप्स की क्या करता है, एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी समस्या के बारे में खाली समय में भी सोचते रहते हैं, हमारी क्रिया कुछ और चल रही होती है पर हम उसी समस्या को सोचते हैं। तो होता है कभी कभी ऐसे कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, लाइक मैथ्स की ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप घर का कोई और काम कर रहे हो बट उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हो कि वहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर डिवाइड कर दूँ या फिर प्लस कर दूँ या फिर माइनस कर दूँ, यही चीज़ें आप सोचते जा रहे हो। तो ये क्या हुआ आपका इंक्यूबेशन। मतलब आप काम कोई और कर रहे हो बट जो आपकी प्रॉब्लम है उसी के बारे में आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। तो वो होता है इंक्यूबेशन।
उसके बाद समाधान का अचानक सूझना, सडन सोल्यूशन। जब आप बार बार सोचते रहते हो, जैसे लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ इन 4 ऑपरेटर को लगाना था, तो आपने प्लस लगा के देखा, माइनस लगा के देखा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई देखा लगा के आपके पास आंसर आ गया, तो वो क्या हुआ, आपका एक सर थे सडन सोल्यूशन। तो जैसे हमारे पास चिंपैंजी भी था, तो उसने भी सोचा ना कि उन 2 बॉक्सेस को अगर वो इकट्ठा रखता है, परसेप्शन की उसने कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो जैसे उसने बॉक्स को रखा, सडन रिएक्शन करा, तो उसको क्या, वो केले मिल गए। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब वही है कि सडन सोल्यूशन तो आपके पास आ गया कि हाँ अगर मैं बॉक्स को रखूँगा तो ऐसा हो जाए, उसको अप्लाई करना। जब संपूर्ण क्रिया हो जाती है, समस्या का समाधान हमारे दिमाग में आया और हम इसे प्रयोग में लेके आते हैं। तो ये थे इसके कॉन्सेप्ट या फिर सम प्रत्यय। सबसे पहले गोल आता है, फिर मल्टीपल ट्रायल्स आते हैं, फिर इंक्यूबेशन की उसके बारे में बार बार सोचना, फिर सॉल्यूशन आएगा, फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित नियम। जैसे हमारे पास ट्रायल एंड एरर कहते हैं ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लो, ऐसे इसके भी लो है। सबसे पहले है समरूपता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कई वस्तुओं के आधार पर समूह बनाए तो इसमें समरूपता बनती है, समानता बनती है, जिससे व्यक्ति की सोच विकसित होती है। मतलब जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम ने क्या सिमिलैरिटीज़ है, मतलब प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपने देखा कि उस प्रॉब्लम में क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो उन सिमिलैरिटीज़ को इकट्ठा करोगे तो आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी डेवलपमेंट होती है। तो सिमिलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वस्तु में जितनी अधिक निकटता होगी उतनी आसानी से हम वस्तुओं के समाधान को ढूंढ सकते हैं। जैसे चिंपैंजी के पास एक बॉक्स था और दूसरा बॉक्स था, तो अगर वो एक ही बॉक्स रखता तो वो केले तक नहीं पहुंच पाता। तो जो दूसरा उसका सॉल्यूशन है वो पास में ही होना चाहिए, मतलब वही है प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैथ्स का आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्लस के क्वेश्चन सीखे, उसके बाद प्लस वाले पहले आपको सिंपल करवाया जाता है, जैसे 23 में 45 को प्लस करो ऐसे। उसके बाद फिर स्टेटमेंट पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं कि अगर आपके पास जैन मंथ में 10 बुक्स थी और फेब मंथ में 12 बुक होगी, तो बताओ आपके पास टोटल कितनी बुक्स थी, कितनी बुक्स होंगी। ठीक है, आपने जैन में 10 खरीदी और उसके बाद फेब में 12 खरीदी, तो टोटल कितनी बुक्स होंगी। तो वो क्या है कि हो तो हम उसमें एडिशन ही कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम में सिमिलैरिटीज़ है, तो अगर सिमिलैरिटीज़ होगी तब हम जाके किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले कुछ करवा दिया, उसके बाद आप ऐसा कॉन्सेप्ट करवा रहे हो कि जो उससे मिलता जुलता ही नहीं है, तो मिलता जुलता नहीं होगा तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैथ्स में हमेशा ऐसे ही होता है कि हम सिमिलैरिटीज़ के साथ चलते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ऐसा ही होता है हमारे पास जनरली। हमारे पास जो ये साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो उसके बाद आता है हमारे पास समाप्ति का नियम, समाप्ति या क्लोजनेस, लॉ ऑफ क्लोजनेस। समस्या को यदि पूर्ण रूप से समझा जाएगा उतनी ही जल्दी समाधान आएगा। हमें समस्या को एज अ होल देखना चाहिए, ना कि पार्ट्स में। वही है, जब आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एक पार्ट को सॉल्व कर लिया, अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो उन पार्ट्स को मिला के आपको एज अ होल सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट को सॉल्व करोगे फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो ये आपके पास निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। समस्या का समाधान खोजने के लिए निरंतरता प्रयास करने चाहिए, अपनी सूझबूझ और समझ के साथ जल्दी उसका समाधान कर लेंगे। मतलब लाइक आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक ये छोटा बच्चा है कि उसको प्लस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर माइनस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर उसकी रिविजन में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, मतलब उसने एक दिन क्वेश्चन कर लिया, बीच में 2 दिन छोड़ दिया, फिर वो कर रहा है, तो उससे वो नहीं होगी वो चीज़। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्टिन्यूटी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए भी सेम है आपके पास, कि अगर आप सिलेबस देख रहे हो तो सिलेबस को पढ़ने में या रिवाइज करने में अगर आप कॉन्टिन्यूटी नहीं रखोगे तो चीज़ों को याद करना इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो कॉन्टिन्यूटी, जिसको कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे थे लॉज थे जो भी इनसाइट लर्निंग के थे। क्या क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आई, लॉ ऑफ क्लोजनेस आई, उसके बाद लास्ट में आ गया लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इनसाइट लर्निंग ऑफ अ थ्योरी। अब थोड़ी सी इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में कैसे यूजफुल है। डेवलप रीजनिंग
रीजनिंग को डेवलप करता है, तर्क शक्ति को। तो जब आप बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम्स दे रहे हो तो उसको वो सोच रहा है कि कैसे उसका सॉल्यूशन लेके आना है, तो उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है ना। हेल्प्स इन मैथ्स एंड साइंस प्रॉब्लम, वो तो है ही है। जब आप किसी प्रॉब्लम को बच्चे को दोगे तो वो उसको सॉल्व करेगा, तो वो मैथ्स और साइंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एसोसिएशन बिटवीन होल सब्जेक्ट्स, मतलब ये तालमेल बिठाता है सभी सब्जेक्ट्स के बीच में। इट वर्क्स ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नॉट क्रैमिंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से सॉल्व करना है इसमें, तो इसमें रटने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर बेस है। इट कैन हेल्पफुल इन इमेजिनेशन रीजनिंग एंड कंपैरिजन, वो तो है ही है। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो रही है, रीजनिंग तो हो ही रही है। साथ ही साथ आप कंपेयर करोगे कि अगर मैं प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ तो ये होगा, ये होगा, तो कंपैरिजन की पावर भी आपने आ रही है। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फाइंड द सोल्यूशन, कि वो मोटिवेट करते हैं। लाइक अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो टीचर जो है बच्चे को बोलता है, गुड बोलता है या उसको अप्रिसिएशन करता है, उससे क्या है बच्चे मोटिवेट होते हैं और दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि इसने प्रॉब्लम को सॉल्व करा तो अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल है हमारी एजुकेशन फील्ड में, जो ये थ्योरी है। तो ये था आज की थ्योरी के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। और एक बात कि अगर कोई एचपी टेट आर्ट्स वाला बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको मैं बोलना चाहूँगी कि मैं आपके लिए, आपका जो सब्जेक्ट है, वेट अ मिनट, ठीक है, आर्ट्स वाला कोई बच्चा देख रहा है तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी है ना, तो मैं पुलिस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उसमें मैंने इंग्लिश का सेक्शन बनाया हुआ है। चाहे जेबीटी वाला बच्चा भी कोई देख रहा है, ठीक है, तो आप वो इंग्लिश का सेक्शन भी देख सकते हो, क्योंकि आपका और जो पुलिस एग्ज़ाम है उनका सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप ग्रामर वाला पोर्शंस भी देख सकते हो, तो उसमें साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। जेबीटी वालों के लिए मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स होता है आपका और इंग्लिश होती है आपकी, तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों मैं पुलिस एग्ज़ाम में करवा रही हूँ, तो आप दोनों वहाँ से देख सकते हो। वही सिलेबस है आपका भी, फ़िलहाल जो मैंने अभी तक टॉपिक करवाया, चाहे नॉन मेडिकल का ही बच्चा क्यों ना हो, तो जो मैंने अभी तक पुलिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, टॉपिक करवाए हुए हैं, वही जेबीटी का सिलेबस है, वही आपका नॉन मेडिकल का सिलेबस है और वही पुलिस एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो वो पुलिस एग्ज़ाम वाली सीरीज़ को देख सकते हो। सिमिलरली जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाली सीरीज़ को देख सकते हैं, सेम ही सिलेबस है आपका, ठीक है। सो ज़रूर विज़िट कीजिए, चाहे आपके लिए वो हेल्पफुल होगी, आई थिंक सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।